है आप सभी के ज्ञानवर्धन के लिए यह बुधवार की क्लास आयोजित होती है, जो आदरणीय श्री जे पी अग्रवाल सर लेते हैं। इस 23वीं बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आगे क्लास प्रारंभ हो इसके पूर्व हम चलते हैं प्रयागराज हेडक्वार्टर, जहां से ओमकार और प्रार्थना आयोजित होगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तरी जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आने मान मर्यादा का प्रभु जाने रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे। बहुत बहुत धन्यवाद रीता पांडे जी और अंशु अग्रवाल जी ओमकार और प्रार्थना के लिए। कॉन्फ्रेंस प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है प्रयागराज संस्थान के द्वारा, और इस वर्ष भी यह कॉन्फ्रेंस नवंबर में 18 से 22 5 दिन की कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। 18, 19, 20, 21 और 22 5 डेज। और इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फिर से फाइनलाइज होकर के आपको आज और कल में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है, और इसमें कॉन्फ्रेंस में जो भी साल भर का रिसर्च वर्क होता है वो संस्थान के द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है।
और ऑनलाइन मोड पे तो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, जिसमें फीस 2000 रुपए तय की गई है, और जो भी सीनियर सिटीजन्स यानी 60 से ऊपर और जो करस्पॉन्डेंस और कैंपस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 500 रुपीज कम, यानी 1500 रुपए। और ऑफलाइन कोरोना की सिचुएशंस उस समय देखते हुए यदि ऑफलाइन आयोजित होता है संस्थान में, तो उस समय आकर के आप फी भर सकते हैं। उसकी 2500 रुपए फी है आपके लॉजिंग एंड बोर्डिंग की। और कैंपस कोर्स की क्लासेस ऑनलाइन मोड से चल रही हैं रेगुलर, सोमवार से शुक्रवार तक, पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर्स के लिए। करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए एडमिशन अभी चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर नए बैच के लिए और बाकी के सेमेस्टर्स के लिए नेक्स्ट अगले सेमेस्टर के लिए। जिन्होंने नहीं लिया होगा वे शीघ्र ले लें, ताकि आपको किताबें संस्थान से प्रोवाइड कर सके और सूचनाएं थी। तो आइए आमंत्रित करते हैं आज इस बुधवार की थेरेपिस्ट क्लास के लिए शिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल सिंह जी, जो कि इस कार्यशाला के संचालक और कोऑर्डिनेटर हैं। धन्यवाद अंशु जी और रीता जी। संस्थान की प्रार्थना, इस प्रार्थना में ही हमारी प्राथमिकता है और अनंत प्रयास समाहित है। आइए हम सब मिलकर इस अनंत मार्गी सेवा के उपक्रम में, इस राष्ट्रीय चैनल में प्रवेश करें। प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम हम उस परमात्मा की परम शक्ति को आहूत करते हुए और आदरणीय खेमका जी, जो कि हमारे अजस्र प्रेरणा स्रोत हैं, उनका आभार नमन करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए, इस कार्यशाला में आदरणीय श्याम सुंदर सराफ जी और हमारे अपेक्स कमेटी के अन्य सदस्य जुड़े हुए हैं। उस वृक्षारोपी महर्षि तुल्य सराफ जी और उनके टीम को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, हृदय की चर्चा कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई और अभी कुछ और बताना बाकी है। हमने फिजियोलॉजी एनाटॉमी के एंगल से वेस्टर्न साइंस और जो ईस्टर्न फिलॉसफी है, जिसमें प्रमुख रूप से चाइनीज का मेरिडियन सिस्टम है और वेस्टर्न सिस्टम में फिजियोलॉजी एनाटॉमी बेस्ड डॉक्टर वॉल का जो इनोवेशंस हैं, जो मेरिडियन सिस्टम में उन्होंने अपने अद्भुत रिसर्च के माध्यम से एक वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म दिया है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हमें हर विषय को फिजियोलॉजी एनाटॉमी के एंगल से भी देखना आवश्यक हो गया है और सभी चिकित्सा पद्धतियों की जननी मातृ स्रोत आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में हम आइए अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। हृदय के लिए कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि हमें कौन सी ऐसी चीज है जो हृदय के रखरखाव को के लिए इंजरी इस ऑर्गन को कौन पहुंचाता है। हॉट वेदर, आप देख रहे होंगे सर्दी और हॉट वेदर कितना कष्टकारक होता है। हमने पिछली बार बताया था कि बरसात पड़ी उससे पहले कितनी उमस हो जाती है, उसके बाद उमस होती है और आपको बैठे बैठे चेस्ट में पसीना और सिर में पसीना आने लगता है, कभी कभी रात बेरात, और प्रायः देखा गया। उसका हमने ट्रीटमेंट बताया था। तो हॉट ड्रिंक्स जो इंजरी करते हैं, जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपने बचपन में और जवानी में कुछ भी किया हो, हृदय के रोग आने के पश्चात
जो डॉक्टर्स हिदायत देते हैं, हॉट ड्रिंक्स की मनाही, हॉट वेदर को हैंडल प्रॉपर करना, स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए, और एक्सेस सॉल्ट जिससे कि आर्टरीज में स्क्लेरोसिस ना हो जाए, कड़ापन होने से रक्त का प्रवाह जो है मंथर हो जाता है, जिससे हार्ट के एंजाइना पेन और हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं। हीट, गर्मी, एक्स और जो नेगेटिव और बुरे विचार आते हैं, ये भी उसके संकेत हैं और हृदय को कष्ट पहुंचाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट और एनी टाइप ऑफ द एक्सट्रीम इमोशंस, ये सारी चीजें हृदय को के लिए नुकसानदेह है। अब आइए, आप जानते हैं कि 5 एलिमेंट थ्योरी में और चाइनीज सिस्टम में हार्ट की स्टडी के लिए टंग की स्टडी बहुत जरूरी है। केवल टंग की डायग्नोसिस ही नहीं, बल्कि टंग के आप डिफरेंट पार्ट को, खासतौर से टिप की रेडनेस को देखकर, उसके खुरदरेपन को देख के, कटी फटी देख के, मोटी जीभ को देखकर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ट्रीटमेंट जरूरी है और अंदर से वो हृदय के एक्सेस करती है। इसकी चर्चा हम लोग बहुत विस्तार से कर चुके कि हर चीज की एक तुल्यता है, यानी हर चीज एक दूसरे से करस्पॉन्ड करती है। दूसरी बात क्या है? कनेक्टिविटी है, हर एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इस कनेक्टिविटी में सबसे बहुत बड़ा रोल है टंग का, जो कि हार्ट के नहीं बल्कि पूरे सर्कुलेशन सिस्टम को के बारे में बहुत से इंडिकेशंस देते हैं। अगर हमने उसकी ध्यान दिया तो आपको बहुत बड़ा उपचार और आगे आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। ये देखिए, कोई चीज अचानक नहीं होती, ये बार बार हमने कहा है, और अब हम आपको कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नोट करा रहे हैं, कृपया नोट कर लें। अगर टंग की टिप पे एक छोटी सी आपको हल्की सी छोटी सी नोड है, जो कि दांतों के बीच में ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज धीरे धीरे उभर रही है, इसके लिए टंग का ट्रीटमेंट कितना महत्वपूर्ण है, और इस ट्रीटमेंट को हम चाइनीज विजडम, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी और आयुर्वेद के एंगल से आपको बताना चाहेंगे। बोथ इंडेक्स फिंगर के कफ जॉइंट में 0 सेडेट, यानी ये पहला ऐसा पॉइंट है जो कि हृदय के रोगों से बचाता है। आपको सिम्टम क्या है? ना ईसीजी कराई, ना इको डॉपलर कराया, ना कुछ, मालूम चला कि टंग के टिप पे जो बाहर का हिस्सा है, अगर आपने टंग के टिप पे देखा कि छोटा सा इरप्शन नहीं, जो फफूला नहीं, एक हल्की सी नोडुलर फॉर्मेशन जो हो जाए और धीरे धीरे आपको चुभने लगे, लेकिन वो अंत में हृदय को कष्ट पहुंचाती है, तो वहां पर 0 सेडेट और केवल एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट। अब आपको जीभ में, टिप में और पूरी जीभ अगर आपकी जो है खुरदरी नजर आ रही है, तो केवल बोथ आईएफ के कफ जॉइंट में 2 सेडेट, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है। टंग डायग्नोसिस, दैट इज द कनेक्टिविटी टू दी, वैसे तो पूरा का पूरी मैपिंग जो है पूरे सर्कुलेशन सिस्टम से संबंधित एक एक ऑर्गन को कहाँ सप्लाई करता है, और डोमिनेंटली हृदय के बारे में बहुत व्यापक सूचना देता है। आपको मालूम होगा कि खेमका जी की पूरी एक ट्रेटाइज 18 ही टंग डायग्नोसिस पे है, लेकिन ये समग्रता के सिद्धांत को जोड़कर मैं आपको बता रहा हूं। जब जीभ में खुरदरापन हो और खास तौर से आपको ऐसी टिप दिखे, पूरी जीभ आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे खुरदरी होती जा रही है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द हार्ट। आप भले ही ना जाने, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि वेलनेस आपकी अफेक्टेड होती है। हार्ट का कैसे पहचानेंगे कि आवर वेलनेस इज अफेक्टेड? तो
बोथ IF कप जॉइंट में 2 सीडेट। अब आइए, आपकी जीभ बिना बात को गीली गीली लगती है, मॉइस्ट टंग। जीभ में जो है गीलापन आ रहा है, गीलापन तो होना चाहिए, लेकिन जो नोटिसेबल हो कि ये गीलापन कुछ ज्यादा ही आ रहा है। अभी मैंने सलाइवेशन की बात नहीं की, वो तो नेक्स्ट स्पेक्ट्रम है। और धीरे धीरे जब सलाइवा ड्रॉप करने लगता है तो इसका मतलब उसके अंदर पैरेसिस और बाद में और कुछ हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बोथ IF कप जॉइंट में 4 सीडेट। मॉइस्ट, आपको गीलापन लग रहा है, 4 सीडेट। अब आइए, आपको अक्सर कुछ लोगों को देखा होगा कि जीभ बाहर, बात बात में जीभ उनकी, उन्हें मालूम भी नहीं है कि जीभ क्यों, ये इसे क्यूरिंग, QUIVERING, क्यूरिंग टंग कहते हैं। अपने आप जीभ चलती रहती है, और ये भी एक इंडिकेटिव है। और एक बात मैं बड़ा आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इसी बीच में कि हार्ट का काम आप जानते हैं कि नरिशमेंट प्रोवाइड करना। नरिशमेंट वो रसद पानी पूरे एक एक कोश कोश को, प्रत्येक ऑर्गन को, यहाँ तक कि ब्रेन को भी, ब्रेन के एक एक सेल को, टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो कोई जीवित नहीं। और ये भी शायद आपको मालूम ही होगा कि हृदय भी स्वयं कोरोनरी आर्टरीज के माध्यम से हृदय को स्वयं को अपना नरिशमेंट देता है। तो यहाँ पर किसी न किसी रूप में दिल और दिमाग, अगर आपका दिल किसी कारण से नाराज है, बुझा हुआ है, तो आप अक्सर जो है घर में किसी बात से, या आपकी सॉरोफुल कंडीशंस होती जा रही, रीजंस व्हाट्सएवर में भी, दैट इज इमैटेरियल। कि आपको कारण क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन मालूम ये है कि कहीं ना कहीं समथिंग इज रॉन्ग। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, क्यूरिंग टंग के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आयुर्वेद में स्थिर, स्टेबल, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल, आप इसको अर्थ से कंफ्यूज मत कीजिए। आयुर्वेद में कर्म और गुण महत्वपूर्ण है। ये हम इसको डिटेल में जब कभी कैंपस क्लास या बहुत से कैप्सूल कोर्सेज में लेते हैं तो पूरा इसको बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बोथ IF पित्त ज्वाइंट में सिंगल पॉइंट 5 सीडेट, ओनली 5 सीडेट, सॉरी 5 टोन, कि आपको स्टेबलाइज करना है जो ये टंग जो है, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हलचल और हृदय की कनेक्टिविटी, टंग की कनेक्टिविटी न केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से है, ये आपस में आदान प्रदान है। आप एक बात बड़ी गंभीरता से मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, आपको लगता होगा कि अग्रवाल जी पढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप मुझे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि संस्थान का काम है इस सेवा के आंदोलन और इस क्रम को घर घर तक फैलाना, अलग जगाना है। तो ये काम मेरे अकेले बस की बात नहीं है। पुस्तक लेखन से लेकर रिसर्च आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हो रहा। अभी हम बहुत सी बातें आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इतनी विस्तार से चर्चा हृदय के बारे में कई बार की गई है। तो अब ट्रीटमेंट का पार्ट जो है समग्रता से कि धीरे धीरे स्नेही आप बढ़ें तो कैसे कहां तक चलेंगे। फिर आपको एक अचानक एक दिन ऐसा महसूस होता है कि टंग जो है हमारे मुताबिक ना तो आगे बढ़ रही है, कुछ भारीपन लग रहा है। ये भारीपन पैरेसिस की तरफ संकेत करता है। और यहां पर अगर आपने इग्नोर किया तो ऑल इज नॉट वेल, कि ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ हेमरेजिक कंडीशन होके आपको पैरेसिस से पैरालिटिक बना दे, यू कांट लीव इट। और पैरालिसिस में कौन जिम्मेदार है? जितना नर्व जिम्मेदार है उसे ब्रेन जिम्मेदार है। तो सर्कुलेशन जहां भी आर्टरीज और ब्लड वेसल्स कमजोर हुई, न्यूरिज्म हुआ, वहीं ब्रेक कर जाती हैं, हेमरेज हो जाता है, और उसके बाद जो है तकलीफें बढ़ जाती है। इसलिए ये सिंगल पॉइंट नहीं है, बल्कि लास्ट में आपको
सारी चीज जो है, हर पूरे ऑर्गन की केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री तैयार करके इस बात को बताता है कि हमें कहाँ पे, किस मेरिडियन पे, किस पॉइंट पे कहाँ पे ट्रीटमेंट करना चाहिए, और इसलिए इसका ट्रीटमेंट 5 से 8। अगर मोटी जीभ हो रही है, भारीपन लग रहा है, क्योंकि फेशियल पैरालिसिस में देखा होगा कि एक तरफ का हिस्सा मसल्स जो है कुछ कड़ी कड़ी सी लगता है कि ऑल इज नॉट वेल, जो मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब आइए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि पूरी जीभ ऐसा लगता है जैसे एक तो रगड़ जीभ थी, खुरदरी, और एक रफ रुक्ष जिसमें स्निग्धता का अभाव है। अंदर से ऐसा लगता है, आपको लगता है कि हमने चाय पी थी या गरम गरम कोई चीज पिए था उससे जल गए, लेकिन ऐसा नहीं, फोकस कहीं और है, इफेक्ट कहीं और देख रहा है। तो ये आपको जला जला सा लगे तो कहाँ, बोथ IF कफ जॉइंट में 3 से 8। और आपको और भी कुछ बातें हम बहुत गंभीरता से बताना चाह रहे हैं कि जब आप जानते हैं कि एनर्जी, हम लोग ये समझते हैं कि भोजन से मिलता है, बिल्कुल ठीक समझते हैं। यही मैं बताना चाहूंगा, ट्राइपॉडिक के त्रिस्कंध 3 से इसके पिलर कौन से हैं जो एनर्जी के। आपको, हम लोगों ने भोजन लिया, डेली लेते हैं, अनेक प्रकार की रेसिपी होती है, नाश्ता होते हैं, बेवरेजेस होते हैं, और पहले तो जो स्वाद होता है, जो अच्छा, जब धीरे धीरे वेलनेस कम होने लगती है तब जागृत होते हैं कि भाई अब हमें क्या करना। इसीलिए आज हमने सबसे पहले कि क्या हमारे हार्ट को इंजरी करेगा, हार्ट की टीम को कौन सी चीज इंजरी करेगी। तो अल्टीमेट एम है कि हम खाए पिए तो हम अपने काम को ठीक से कर पाए, एनर्जाइज हो। एनर्जी, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। तो पहला हमारा जो स्तंभ है वो भोजन है, और भोजन पच के जो रक्त का निर्माण होता है वो दूसरा स्तंभ है। और तीसरा स्तंभ, आप बिल्कुल समझदार हैं, समझ गए होंगे कि ये रक्त नरिशमेंट के लिए पूरे शरीर के कोश कोश में परिभ्रमण करता है, परिभ्रमण सर्कुलेट करता है, और वो करता है, एक ऐसी मशीन लगी है जिसको हृदय कहते हैं, वो सर्कुलेट करता है। तो ट्राइएंगल जो है, ट्राई ओरिजिन ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टम, एनर्जी सिस्टम इज व्हाट? फूड नंबर 1, ब्लड नंबर 2। हमने चर्चा में बहुत सी बातें बताई कि ब्लड का हेल्दी होना, क्वांटिटी क्वालिटी वाइज इट शुड बी देयर, अदरवाइज आपका हार्ट ठीक नहीं कर सकता। तीसरी बात है मशीनरी, यानी हार्ट का सर्कुलेशन। अगर हार्ट चारों तरफ ठीक काम कर रहा है तो ट्राइपोडिक में फर्स्ट पिलर इज, प्रथम स्कंध है भोजन, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा, भोजन के पाचन के पश्चात जो है रक्त का निर्माण, और ये रक्त से जो है ऊर्जा का संवाहक होने के कारण हृदय अपनी ब्लड वेसल्स के माध्यम से पहले चारों तरफ सर्कुलेट करता है, एनर्जी देता है, फिर वो गंदगी जो होती है, टॉक्सिक ब्लड को, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैसियस टॉक्सिन हो, या जो है सेडिमेंट्स हो, या अन्य उसके अंदर कुछ मिले हुए टॉक्सिन्स हो, जिसको द्रव रूप में हो, या जो है स्थूल रूप में हो, और पार्थिव रूप में हो, तलछट के रूप में हो, वो सब वापस करके और शुद्धिकरण के पश्चात पुनः बारंबार ये प्रक्रिया जारी रहती है। तो एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे अगर हमें, लेकिन आप ऐसा नहीं कि सारा हार्ट खराब है, रोज जो है 2 पॉइंट आपने 1 पॉइंट लगा दिया, ऐसा नहीं। डे टू डे आपको जैसे अपने खाने का ध्यान रखते हैं, अपने एनर्जी का। आज वेलनेस कम क्यों हो रही है? तो बोथ IF कफ जॉइंट में 3 टोन। अगर आपको उठने में आलस्य लग रहा है और
तो यहाँ पर हम बहुत इंडेक्स फिंगर कफ जॉइंट में 4 को सिलेक्ट करेंगे। अब आइए, आपको जब हमने आपसे एक बात कही थी, अभी हम इसी बीच में 2 बड़ी बातें आपको बताने जा रहे हैं। वो 2 बड़ी बातें कौन सी हैं? आप फिर कहेंगे कि वही हार्ट की एट्रोफी और सीएमपी, हाइपरट्रोफीड हार्ट सीएमपी। ये एक मेडिकल टर्म है, इसका स्क्रीन शेयर किया गया था कि हमारी हार्ट में ट्रिपल लेयर है। आउटर लेयर इज पेरिकार्डियम, इनर लेयर इज द मायोकार्डियम और मिडिल लेयर, और इनर मोस्ट जो अंदर होता है ल्यूमन के से टच करता है वो एंडोकार्डियम। अगर ब्लड में जो है ह्यूमिडिटी ज्यादा है, हीट ज्यादा है, वात पित्त कफ का डिरेंज्ड है, डिसऑर्डर है, तो हमने उमस की बात की थी, तो इसमें सूजन आ जाती है। और हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि लेयर मोटी हो जाती है, यानी स्किन मोटी का मतलब नहीं, हार्ट की जितनी लेयर्स हैं तीनों, अगर वो मोटी हो जाएंगी, जैसे हम लोग स्थूल हो जाने पर एक्टिव कम हो जाते हैं। आप किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर कहता है कि आपका ओबीज, मोटापा बहुत खतरनाक है, तो हृदय को बचाने के लिए मोटापा और खुद मोटा हो जाए और तीनों लेयर मोटी हो जाए, तो जो हमें पता ही नहीं चला, पता कैसे चलेगा? वो हम आपको बताएंगे। उसको पता चलाने के लिए 2 प्रकार के हार्ट की गंभीर बीमारियों की हम लोग ने चर्चा की थी। हाइपरट्रॉफीड हार्ट कार्डियोमायोपैथी। मायोपैथी माने मसल्स जो है, जब उसमें इन्फेक्शन कहीं डैमेज हो जाती है, इंजरी हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, तो उसमें इसके कारण जो बीमारियों के लक्षण आते हैं, मैं आपसे यही बात बताना चाहता हूं कि इनके लक्षणों के आधार पर आप जान सकते हैं कि वेलनेस बहुत कमजोर हो गई है, हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो गई है, और ये गंभीर किसी भी समय हमें अटैक, एंजाइना, पेन आदि बहुत सी चीजें हो सकती है। बीपी ऊपी तो आजकल हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे लगा लिया जैसे रूटीन है, खाना खाएं तो बीपी की दवा खानी है, पानी पीना है तो बीपी की दवा, और गैस की, और ये सब तो हम लोगों ने बिल्कुल अपना पार्ट ऑफ लाइफ मान लिया। लेकिन क्या ये पार्ट ऑफ लाइफ है या हम इससे बचत कर सकते हैं? देखिए, आपके सामने आ गया कितना जो एक नॉर्मल हार्ट है, दूसरा जो है कितना उसकी तीनों लेयर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, तीनों मोटापे के होने के कारण दिस इज द काज ऑफ द हार्ट फेल्योर मे बी। लेकिन आपको जब उससे पहले आप जानकारी मिल जाए। दूसरा क्या है, आपका ल्यूमेन बड़ा हो गया क्योंकि डायलेट हो गया, किस कारण से हुआ अभी छोड़ दीजिए। और फिर इसमें 3 बातें हम लोग ने की थी, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, कि हमारे जैसे हम रोज अपनी काम की समीक्षा करते हैं कि हमारे काम का कितना आउटपुट हुआ। बच्चे अपने पढ़ाई का कहते हैं कि आज हम ज्यादा नहीं पढ़ पाए, खेलने में लग गए थे, 1 घंटे पढ़े, तो आउटपुट वाज नॉट दैट वे, नॉट गुड। तो मित्रों, तो हार्ट भी अपना आउटपुट बताता है। कार्डिक आउटपुट में 2 चीज चाहिए, स्ट्रोक वॉल्यूम और तीसरा उसकी एफिशिएंसी। अरे भाई, जो जिसने हृदय के रोग को पढ़ाई नहीं, क्षमता ही नहीं है, तो वो हृदय को क्या जानेगा? क्या कार्डिक आउटपुट और इजेक्शन फ्रैक्शन और स्ट्रोक वॉल्यूम की बात चर्चा कैसे करेंगे? ब्लड वेसल्स की और चैम्बर्स की, वॉल्व की कैसे चर्चा करेंगे? इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। और जरूरी नहीं कि हम इसके ट्रेंड होके कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएं, बड़ी उससे नफा। अरे भाई, हम लोग तो सब मिलके अपने अपने परिवार को और स्वयं का, क्योंकि किस प्रकार की दुश्वारी है, किसी तरह मैनेज करने के लिए हम प्रयास करते हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि हम इतना व्याख्यान दे रहे हैं तो हमें हार्ट की बीमारी, क्यों नहीं? जिसके पास हार्ट होगा तो पुराना भी होगा, बूढ़ा भी होगा, खराब भी होगा, और बीमार भी होगा, और मृत्यु भी होगी। ये सब बातें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम इसको कैसे रोकता है और पहचाने कैसे। दूसरा है डायलेटेड हार्ट कार्डियोमायोपैथी। एक मोटा हो गया, दूसरे में क्या हुआ कि इतना फोर्स, इतना ज्यादा
कारण इतनी तेज दिल धड़क रहा है, डायल्यूट हो जाता है बार बार और उसे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, दैट में ऑल्सो कॉज द हार्ट फेलियर। अब आइए कैसे पहचानेंगे, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको हम आपको बताना चाहेंगे। पहले हार्ट की हाइपरट्रॉफी की पहचान कैसे करेंगे? ये 10-15 साल के पहले आप इस बात को स्नेही जैसे जैसे एक तो चलने पे आपको सांस फूले, और भी कारण हो सकता है, लेकिन प्रथम और प्राथमिक ये हार्ट की हाइपरट्रॉफी शुरू हो गई है, ये बात बताता है। लेकिन किसी कारण से इन्फेक्शन हो गया और 5 दिन बाद ठीक हो गया तो आप कहेंगे नहीं, हर महीने आपके ये बढ़ता चला जा रहा है, तो हार्ट की हाइपरट्रॉफी का शुरुआत हो गई है। तो पहली पहचान है कि चलने पे सांस फूलना। और दूसरा जो है, लेकिन एरिथमिया नहीं है। एरिथमिया किसे कहते हैं? धड़कन जब इरेगुलर हो। रेगुलरिटी हार्ट को बड़ा पसंद है, पंक्चुअलिटी बड़ी पसंद है। अगर ये कहते हैं कि भाई हार्ट रेट जो है 65 to 75 या ज्यादा से ज्यादा बहुत इरेगुलर हो तो बिलो 100 हो, दैट शुड बी देयर। तो मित्रों, अगर पहली बात है कि ब्रेथलेसनेस चलने पर ना हो, दूसरा इरेगुलरिटी ज्यादा ना हो, और तीसरा एडिमा सूजन। अब आप देखिए, जब डायलेटेड हार्ट होगा तो उसमें क्या चीज, दोनों में अंतर देखिए कि लेटने और बैठने पर भी सांस फूले, वहां चलने पे था तो हाइपरट्रॉफिड है, और यहाँ DSCMP डायलेटेड हार्ट कार्डियोमायोपैथी, इसमें बैठे बैठे भी और लेटे लेटे भी, और आपको वेलनेस आपकी अफेक्टेड है। तो बट नेचुरल है कि ऐसे मामले में चलने वाले में तो आप अवॉइड कर देते, छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें आप डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाइयां होती हैं एंड, लेकिन आप ट्रीटमेंट हम आपको बताएंगे और हमने कुछ बताया भी है। दूसरा, एरिथमिया, इसमें उसमें एरिथमिया नहीं होता HSCMP में, लेकिन इसमें एरिथमिया होता है, धड़कन इर्रेगुलर होती है। वहां धड़कन रेगुलर नहीं है, लेकिन बस एक प्रमुख है कि चलने पे सांस फूलता है, और DSCMP में एरिथमिया है, इर्रेगुलर पल्स है, धड़कन इर्रेगुलर है। और तीसरा महत्वपूर्ण है, आपके घुटने से नीचे एंकल और पैर के मसल्स में इडिमा होता है। अगर आपने अंगूठे से कहीं दबाया तो उसमें थोड़ी देर के लिए पिटेड एडिमा की एक निशान बन जाता है। ये बताता है कि आप यू आर हेडिंग टुवर्ड्स DHCMP। आपको घबराने की जरूरत नहीं, जो चीज मालूम हो गई तो अब आप हमसे पूछ लीजिए कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे। आपको हम फिर से याद दिलाना चाहते हैं, तीनों लेयर मोटी हो गई हैं, तो क्या करेंगे? बोथ हम बता भी चुके हैं, बोथ स्मॉल फिंगर को पहली स्टेज में 0-1-2 स्पाइरल में 4-5 सेडेट 3-6 टोन, सेकेंड स्टेज में 4-5 सेडेट 3-6-8 टोन। अब आइए DHCMP का ट्रीटमेंट क्या करेंगे। इसके ट्रीटमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है लेफ्ट स्मॉल फिंगर के 7th हॉरिजॉन्टल में 4-5 सेडेट 3-6 टोन 0 टोन 9 सेडेट। और हम इसको, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई जांच नहीं कराई, ना ECG कराया है, ना इको डॉपलर कराया है, लेकिन हम लोगों को इन लक्षणों के आधार पे, और ये बात पहले ही मालूम और शुरू दिन से मालूम होती जाएगी, तो बेटरमेंट और अच्छा रहेगा। मित्रों, अब आप आइए वाल्व का ट्रीटमेंट। हृदय की वेलनेस में 3 बातें हैं। एक तो ट्रिपल लेयर्ड ओबीज हो गई। अनिल जी, चारों वाल्व का जो है जी जरा आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, फिर हम ट्रीटमेंट इनको नोट कराते जाते हैं। 4 वाल्व हैं
आप जानते हैं, काफी हम लोग ने डिटेल में पढ़ा है कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, दूसरे से तीसरे, हेलो, हाँ सर, ये लगा दिया है। हाँ, हेलो, जी स्क्रीन शेयर। जी, स्क्रीन शेयर किया है सर। अच्छा, हाँ जी, से करूँ। स्क्रीन शेयर। तो चार हम लोगों ने उसकी बात की थी कि सबसे पहले राइट चैम्बर से राइट वेंट्रिकल पे एक वॉल्व का पार्ट लगा है, कस्प वाले हैं, 3 कस्प वाला, उसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ऊपर से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अगर ये वॉल्व ढीला रह गया, मैंने पिछली बार भी बताया, तो रीगर्जिटेशन, बैकफ्लो और चाइनीज जैसे कंट्रावेक्शन कहते हैं। क्योंकि जिस समय चाइनीज विजडम और लिटरेचर आया था तो फिजियोलॉजी एनाटॉमी का दूर दूर तक नाम नहीं था, लेकिन कंट्रावेक्शन कह के रीगर्जिटेशन कवर कर लिया गया था, रिफ्लक्स कवर कर लिया गया था। हर जगह इस सेंटेंस को याद रखना होगा। और रिफ्लक्स कहाँ कहाँ होता है? चारों तरफ। यहां पर रिफ्लक्स रिफ्लक्स जो है, बैकफ्लो, वो ब्लड का है। अगर बैकफ्लो होगा, इसका काम है रिदमिकल सर्कुलेशन। तो यहाँ पर राइट चैम्बर से जाता है पल्मोनरी वॉल के माध्यम से लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए, फिर वहां से लौट कर आता है मिट्रल वॉल के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन इट बिकम्स रेडी फॉर सर्कुलेशन थ्रू एओर्टिक वॉल्व। इन चारों वॉलों में, चारों चैम्बर में, वॉल्व में सब तरन्नुम होता है। यदि ना हो तो ये भी इरेगुलर, इरिथमिया और ऐसी चीजों को जन्म देता है जो कि हमारा नॉर्मल बीपी के जो लोअर और डायस्टोलिक और सिस्टोलिक है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और उससे न केवल डिस्टर्ब होती हैं बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियों का संकेत मिलता है। तो ऐसी दशा में जब आपकी लोअर और अपर लिमिट अनकंट्रोल्ड हो, और बैकफ्लो आपको कैसे मालूम चलेगा? ये प्रायः आपको रिपोर्ट से मालूम चलता है, और गंभीर बीमारियों का, और ये आपका उपचार पर्याप्त रूप से अच्छा उपचार है। देखिए, पहला जो है ट्राइकस्पिड का ट्रीटमेंट, लेफ्ट स्मॉल फिंगर, नोट कर लीजिए, लेफ्ट स्मॉल फिंगर, सेकेंड हॉरिजेंटल पे 4-5 सीडेड 3-6 टोन। फिर से मैं बोल रहा हूं, लेफ्ट स्मॉल फिंगर, सेकेंड हॉरिजेंटल, 4-5 सीडेड 3-6 टोन। अभी हम डॉक्टर वॉल की लोकेशन आपको बताएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्यूप्रेशर के दृष्टिकोण से और मैग्नेट लगाकर। ये तो सिर्फ हम मैग्नेट का बता रहे हैं। फिर दूसरा वॉल्व है पल्मोनरी वॉल्व, लेफ्ट स्मॉल फिंगर के 4th हॉरिजेंटल पे 4-5 सीडेड 3-6 टोन। पल्मोनरी वॉल्व की रिगर्जिटेशन हो या स्टेनोसिस हो, स्टेनोसिस का मतलब हमने पिछली बार बताया था कि उसके रूट में जब वो मस्कुलेचर उसका जो है कहीं रूट पे कैल्सिफिकेशन बड़ा हो जाता है, तो जिस रिदम के साथ उसे ऊपर नीचे होना चाहिए, खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए, नहीं हो पाता। आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके से रीगर्जिटेशन
खुलना और बंद होना ये दिखाया है। आप देखिए इस चित्र को देखिए कि स्टेनोसिस किसे कहते हैं। अब वो जो ल्यूमेन है, जो वॉल्व है, किस तरीके से खुला, पूरा नहीं खुला तो रुकावट हो गई, स्टेनोसिस हो गया। नीचे का नॉर्मल दिया हुआ है। बाद वाला देखिए आपको किस प्रकार से वॉल्व में प्रॉपर जो है कैसे प्रॉपर खुलता है, कैसे प्रॉपर नहीं खुलता है, इन चित्रों से बिल्कुल स्पष्ट होता है। और ये जब खुला रह जाता है तो बैकफ्लो होता है, कंट्रावेक्शन, और ये गंभीर बात पैदा कर देता है। इन सब मामले में सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। अब तीसरा जो है मिट्रल वॉल्व का ट्रीटमेंट, वो हम करेंगे लेफ्ट स्मॉल फिंगर के 6 ऑर्जेंटल पे 4, 5 सेडेट, 3, 6 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट। लेफ्ट, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, लेफ्ट स्मॉल फिंगर के 6 ऑर्जेंटल पे 4, 5 सेडेट, 3, 6 टोन। लास्ट में एओर्टिक वॉल्व का ट्रीटमेंट, और एओर्टिक वॉल्व का ट्रीटमेंट भी एक, यद्यपि तो सारे महत्वपूर्ण हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन एओर्टिक वॉल्व का अगर बैकफ्लो हुआ तो डायस्टोलिक बहुत नीचे चला जाता है, और सिस्टोलिक चाहे कितना ही ऊंचा रहे, ये गंभीर आपको बहुत आसानी से पता लग सकता है कि बीपी नपा है, बीपी बिलो 60 जा रहा है, और वैसे आपको 150, 160। तो इतना वेरिएशन जो है, ऑल इज नॉट वेल कह के आपको ईसीजी और फर्दर स्टडी करानी चाहिए, लेकिन आप ट्रीटमेंट करना चाहेंगे तो दैट विल बी वेलकम फीचर। तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर के 8th ऑर्जेंटल पे 4, 5 सेडेट, लेफ्ट स्मॉल फिंगर के 8th ऑर्जेंटल पे 4, 5 सेडेट, 3, 6 टोन। अब आइए हम आपको एक और गंभीर रोगों की से बचाने का और बचने का प्रयास करने की बात करें। हमारा ब्लड, हमने आपको 3 बातें बताई थी कि कैसे ब्लड जो है जिम्मेदार होता है हार्ट के केमिस्ट्री, ब्लड की केमिस्ट्री, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी। जब ब्लड के अंदर सेडिमेंट्स टॉक्सिक, पार्थिव टॉक्सिक ज्यादा होते हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो या अदरवाइज टॉक्सिन्स हो, तो हार्ट को ब्लॉक करने लगता है। हार्ट को ब्लॉक करने का मतलब कॉर्नरी आर्टरीज। जहां जहां आर्टरी है, पूरे शरीर में 700 आर्टरीज हैं, वहां ब्लॉक हो सकती हैं। दूसरा हेमरेज हो सकता है। तो जब ब्लॉकेज ऑफ द हार्ट होता है तो हार्ट की 10 आर्टरी हैं। देखिए अद्भुत 10 द्रव्य का सिद्धांत है टेनोरिजिन का, कि कोरोनरी आर्टरी भी 10 हैं, और वो 3 ट्रिपल वेसल डिजीज कहलाती हैं कि वो आर्टरी जब ब्लॉक होती हैं, ब्लॉक होने का कारण पार्थिव एलिमेंट रक्त में जब बढ़ जाता है, नॉर्मल ना होके उसकी डेंसिटी सांद्र हो जाता है, तो निश्चित रूप से हृदय के रोग इंडिकेट करने लगते हैं। और वही सारे लक्षण की रिदमिया है, सांस फूलना है, चलने में, उसमें वेलनेस आपके प्रभावित होने, नेचर आपका सॉरोफुल स्टेट नजर आ, जॉय की कंडीशन, जो प्रसन्नता है धीरे धीरे कम होने लगती है, और क्या बढ़ने लगता है, सॉरोफुलनेस। आपका जो है एक हताशा बढ़ने लगती है, निराशा बढ़ने लगती है, और एक आपकी टेंडेंसी जो है वो प्रसन्नता से अवसाद की तरफ चला जाता है। अन्य भी कारण है, न्यूरो भी है और भी है, लेकिन प्रमुख रूप से इविल थॉट्स, नेगेटिव बात आने लगती हैं। इसमें लीवर और गॉलब्लैडर भी, क्योंकि सारा 5 ही है, लेकिन प्रमुख यहाँ पे है जिसका कितना शेयर है, ये बात बताने की आवश्यकता है। तो अवसादित होने लगता है, क्योंकि अच्छा दूसरी बात क्या है, जब ब्लड के अंदर पित्त बढ़ जाता है तो रक्त गर्म होगा, जहां जहां हार्ट का वो पित्तज रक्त जाएगा
यानी हीट इन ब्लड, हॉट ब्लड होगा तो क्या होगा, अंदर की जो है जितनी वेसल्स हैं उनमें गर्मी पैदा होगी, बाहर पसीना आएगा और इंजरी होते होते वो गैसियस जो आपके भोजन में गैस बनी थी ब्लड में जब चला जाएगा तो गंभीरता की तरफ होगा। और सबसे पहले संकेत होगा कि तीनों लेयर जो है उनमें सूजन आएगी। सबसे पहले जो है इंडोकार्डियम जो अंदरूनी लेयर है उसमें सूजन आएगी, तब तक कोई खास बात नहीं। जब वो इतनी उसके अंदर ब्लड में हीट इतनी बढ़ी होगी कि वो अंदर के अस्तर को से गर्म करने के साथ साथ हीट इज रेडिएटिंग, कन्वेक्टिंग नहीं बल्कि उसका कंडक्शन मायोकार्डियम तक बीच वाली लेयर पहुंच गया, तो वहां पर अंदर वाले में इंडोकार्डाइटिस, सूजन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ इंडोकार्डियम। और जब वहां पर मायोकार्डियम पे गया तो मायोकार्डाइटिस होगा। और जब लास्ट तीनों पे पहुंचा तो फिर वेलनेस जो है बहुत प्रभावित होने लगती है, उसे कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डियम में आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, मायोकार्डियम का आइटिस का मतलब मायोकार्डियम में। और जब ये गर्म, देखिए होता क्या है कि ये ब्लड वेसल्स कैसे हैं, रक्तवाहिनी ऐसी सॉफ्ट टिश्यू की बनी हुई होती हैं और उसके अंदर जब कोई भी उसका टेम्परेचर ठीक हो तो बड़ा आनंद होता है सर्कुलेशन में भी। और आराम से आप हृदय के रोगी नहीं कहलाते बल्कि ऊर्जा के संवाहक कहलाते हैं, डायनेमिक होते हैं, खूब काम करते हैं। जैसे जैसे वेलनेस गैस बनी, ब्लड के अंदर हीट बढ़ी, धीरे धीरे आपको हृदय के रोग के सिम्टम आने लगते हैं। कभी कभी लोग धोखे में रहते हैं कि गैस बन रही है, कोई खास बात नहीं है, गैस अटक गई, चेस्ट में पेन आ गया, फिर धीरे से गैस हो के आपने कुछ चीजें मैनेज किया, पसीना भी कम हो गया, चेस्ट में पेन भी कम हो गया, आपने सोचा कोई खास बात नहीं और फिर आई गई। लेकिन ये बार बार हो रहा है तो वन हैज टू टेक नोटिस ऑफ इट। और इस इंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस के लिए आइटिस जहां भी होगी वहां पे रक्त में गर्मी होगी। और रक्त का जो है आयुर्वेद के कंसेप्ट से 3-4 सिडेट 5-6 टोन। अब आप बताएं कहां करेंगे, कहां करेंगे? डॉक्टर वॉल ने स्मॉल फिंगर के और सीएम इनियम में लंग्स और हार्ट दोनों मिला के, तो यहां पर हम बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट होगा और कि लेफ्ट स्मॉल फिंगर के अंदरूनी भाग जो है वो पहली लेयर है 0, तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर के 0 स्पाइरल में 3-4 सिडेट 5-6 टोन। और जब वो लेयर मायोकार्डाइटिस तक पहुंच गया है, मायोकार्डियम में उसकी हीट पहुंच गई है, तो ये और बीमारी को आगे बढ़ा रहा है। तो यहां ट्रीटमेंट करेंगे लेफ्ट स्मॉल फिंगर फर्स्ट स्पाइरल 3-4 सिडेट 5-6 टोन, 3-4 सिडेट 5-6 टोन। अब आप समझ गए होंगे कि मायोकार्डियम का इलाज कैसे करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, 0 1 2 3 करते चलें, बात समस्या हल हो जाएगी। और प्राइमरी हमारी जो ट्राइपोडिक कंसेप्ट है, जो प्राइमरी सबसे ट्राइपोडिक वो है 0 1 2। 3 स्तंभ जो है हमारे किसी भी ऑर्गन के 0 1 2। और हमने आपको संकेत में बताया भी था कि हमारी हर उंगली में 3 जो है ज्वाइंट है, तो हमें ऊपर नीचे से डिफाइन करना पड़ेगा। 0 ऊपर है, फिर बीच में फिर 1 और फिर नीचे 2। अगर नीचे से प्रारंभ करेंगे तो 0 कफ ज्वाइंट होगा, पित्त होगा, वही 1। लेकिन यहाँ पे स्पाइरल करेंगे तो सेकंड स्पाइरल, लेफ्ट स्मॉल फिंगर सेकंड स्पाइरल 3-4 सिडेट 5-6 टोन। अब आप कहेंगे इतना सरल ढंग से सारी चीजें आ गई,
ट्रिपल वेसल स्टेनोसिस का मतलब हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरी है सब 60% ब्लॉक, हम उस पे आते हैं अभी। पहले तो हमने आपको कार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस बताया। अब आपने एक शब्द सुना होगा प्लूरल इफ्यूजन, और दूसरा शब्द सुना होगा पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये भी एक गंभीर बात है कि प्रत्येक 2 लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी हो। हृदय को फैलने और सिकुड़ने में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जब ये प्रक्रिया जारी रहती है तो रिदम पूरा ठीक रहे, इसके लिए 2 लेयर के बीच में मस्कुलर वॉल के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, और वो जब कहीं से भी किसी भी कारण से, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, जब उसमें इन्फेक्शन कहीं पहुंच जाता है तो इफ्यूजन कहलाता है। और ये महत्वपूर्ण बात है, और ये गंभीर हो जाता है और हृदय के रोग को परपिचुएट करता है, और बड़ी बड़ी मुश्किल इसमें बीपी की दवाइयां और चीजें, बल्कि इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी दिक्कत तलब होता है। तो तमाम तरीके की मेडिसिन के और बहुत सी उसके बारे में तो डॉक्टर बताएंगे। और लेकिन इस पेरिकार्डियल इफ्यूजन के लिए हम ट्रीटमेंट क्या देंगे, लेफ्ट नोट कर लीजिए। ये आपको किसी किताब में इस प्रकार के इसमें से अधिकांश कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन ये रिसर्च बेस्ड है। और जैसा कि अनिल सिंह जी ने बताया कि आपके कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको इंस्टेंट लाभप्रद होंगी, महत्वपूर्ण होंगी, और अभी तक पुस्तकों में उन्हें स्थान नहीं मिला। यद्यपि संस्थान की 160 किताबें आ चुकी हैं, लेकिन निरंतर जो है जितनी बीमारियां बढ़ रही उससे ज्यादा रिसर्च एटलीस्ट एक्यूथेरेपी में हो रहा है। और ये आपका आशीष और आपके इस आंदोलन में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो मित्रों, इसको आप और दूसरे ढंग से देखें कि लेफ्ट एसएफ के सेकंड स्पाइरल में 4-5 सेडेट 3-6 टोन, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कि लेफ्ट स्मॉल फिंगर के 0-1-2 स्पाइरल में 4-5 सेडेट 3-6 टोन करें, क्योंकि तीनों लेयर के बीच में जहां भी इस प्रकार का इन्फेक्टिंग एजेंट्स है और सांद्रता प्रभावित है, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होगा। और आपके इसका बहुत बड़ा लक्षण है कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन सांस फूल रहा है, बीपी प्रभावित है। फिर क्यों है? और जब इसके और फर्दर टेस्ट हुआ तो मालूम चला कि एंडोथेलियम टेस्ट, और तो मालूम चला कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन है। और ये आजकल बहुत मेडिकल साइंस एडवांस हो गई है, तमाम तरीके के सीटी स्कैन, और सबसे प्राइमरी है एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, और अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, सभी तरीके से, सभी एंगल से, सीटी वगैरह से। लेकिन जहां पर मेडिकल साइंस में जिसका उपचार नहीं है वो आप उपचार कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। और कोविड में तो आपने बोथ स्मॉल फिंगर में बड़ा फ्रिक्वेंटली, क्योंकि उसके अंदर ओपेसिटी थी, जनरल ओपेसिटी थी और नोडुलर ओपेसिटी थी, और वो पहले तो उस स्टेज पे होती है, बाद में धीरे धीरे जम के नोडुलर फॉर्म कर लेती है। अगर इनिशियल स्टेज पे उसको, जैसे पूरा फैला हुआ पस फैली हो या कोई ऐसा किसी ने गंदगी फैला दी हो कोविड ने, उस प्रकार के HRCT में आता था, और उसको हम लोग ने बहुत स्मॉल फिंगर, आपको मालूम होगा 0-1-2 खूब सर्कुलेट हुआ, पूरे देश में हुआ, और उसने कोविड के छक्के छुड़ाने का प्रयास किया। कोविड ने जीवधारियों के छक्के छुड़ाए तो कोविड को भी परेशान होना पड़ा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी ईश्वर की मर्जी है। बहुत स्मॉल फिंगर 0-1-2 स्पाइरल में 4-5 सेडेट 3-6 टोन।
ये तो हुआ। अब आइए स्टेनोसिस। स्टेनोसिस में हमने आपको बताया कि चारों तरफ जब प्लेक्स जम जाते हैं, आर्टरीज के इनर वॉल पे जम जाते हैं, या मंथर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें, टॉक्सिक एलिमेंट उसकी, और जब 60 ट्रिपल लेयर्ड आपका स्ट्रक्चर है, तो यहाँ ट्रिपल वेसल डिजीज जो है, 3 वेसल जो है, जिसका आपने नाम सुना होगा एलएडी, इसका फुल फॉर्म है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका ब्लॉकेज जो है अगर 60% से अधिक है तो फेटल हो सकता है। दूसरा आरसीए, राइट कॉर्नरी आर्टरी, और तीसरा है सरकमफ्रेंशियल। तो इसे ट्रिपल वेसल डिजीज, जब सभी आर्टरीज की ब्रांचेस सब मिला के 60% ब्लॉकेज हो, तो हार्ट में स्टेनोसिस और स्टेसिस, हार्ट ब्लॉक, किसी भी तरीके से अलग अलग ढंग से आप कहें। तो इसमें क्या है, हार्ट की ब्लॉकेज, स्टंटिंग और बाईपास सर्जरी बहुत आम बात हो गई। लेकिन एक बात जान लीजिए, हार्ट की ब्लॉकेज तो ठीक हो सकता है, लेकिन हार्ट की इफिशियंसी इज गेज्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, और वो 60 के अराउंड होना चाहिए। अगर 50 है तो भी कोई बात नहीं, बट इसके नीचे जाता है, जैसे जैसे जाएगा, वेलनेस नहीं, दुश्वारी, मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। और जब ये और कम होता जाएगा, 40 से 35, 30 और 25, फिर मेडिकल साइंस भी ना तो सर्जरी हो पाती है और कोई मेडिसिन नहीं। इसमें हम लोगों को जो सफलता मिली वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पॉइंट भले ही कुछ ज्यादा हो, लेकिन महत्वपूर्ण है। स्टेनोसिस और सारी चीजें इसके अंदर शामिल हो जाएंगी, सब कुछ, यानी ब्लॉकेज, वॉल्व का स्ट्रक्चरल ए टू जेड। लेफ्ट स्मॉल फिंगर, क्योंकि ये बातें आपको सरस्वती में मिल जाएंगी, केस हिस्ट्री मिल जाएगा, बहुत सी उसमें धन्वंतरी मिल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से फिजियोलॉजी एनाटॉमी के साथ नैरेटिव हम लोग ने डिस्कस किया, और उसके साथ ये पहली दफा हम लोग इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से हार्ट पे चर्चा हो रही है, हो सकता है आगे भी चलती रहे, क्योंकि चाइनीज एंगल से बहुत सी बैलेंसिंग पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे, टोनिफिकेशन का सेट है वो करेंगे, और हार्ट की सेडेशन, पूरा का पूरा हाइपर एक्टिव हार्ट है तो क्या होगा, पूरा का पूरा संभाल, और गंभीर रोगों की तरफ। ऐसा नहीं है कि चाइनीज में एनर्जी पैटर्न कमजोर है, बहुत मजबूत है। और हमारे संस्थान में जो खेमका जी ने तो इतनी किताबें दे दी कि कई पुस्तकें इसे प्रयोग में लाएंगी, और ये जो राह बन रही है वो महत्वपूर्ण है। तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर नोट करना चाहें तो ये खास तौर से कार्डियक का आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम की बात नहीं है, जहां इफिशियंसी ही हार्ट की खत्म हो गई है, कम हो गई है, और आपके लिए गंभीर दुश्वारियां आ रही हैं, उसके लिए लेफ्ट स्मॉल फिंगर, ऑल RLHM, ऑल RLHM। हमारे संस्थान में रिसर्च प्रकोष्ठ ने जो चार्टिंग प्रारंभ कराई है, आप अगर चार्ट बनवा देते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है, और लोगों ने, जिन्होंने कुछ नहीं सीखा, अपना ट्रीटमेंट किया। तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर, ऑल RLHM में बस वही 4, 5 सीडेड, 3, 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेड, ऑल RLHM 4, 5 सीडेड, 3, 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेड। आज हम लोग यहीं पर
इंटरेक्टिव सेशन के लिए विराम लेते हैं। और अनिल जी का कहना है कि इंटरेक्शन के एक प्रॉब्लम से लोगों को बहुत लंबा मैसेज जाता है, बहुत लोग सीखते हैं, जानते हैं, और फिर उसकी, क्योंकि अभी तो केवल हम बोल रहे हैं, वहां पर फिर आप बोलते हैं, आप पूछते हैं, मैं बताता हूं और बाकी लोग सुनते हैं, और आपकी क्वेरी ये इस बात को बताती है कि बहुत सी चीजें इसके अंदर समाहित होती हैं और आगे तक इसे जाना जा सकता है। मित्रों, मैं आमंत्रित करता हूं अनिल जी को कि इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अद्भुत क्लास के लिए। और अभी इंटरेक्शन सेशन प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग ये 7 बजे तक चलेगा, तो सभी लोग कनेक्टेड रहें, क्योंकि एक लोगों की क्वेरी दूसरे के भी क्वेरी का जवाब होता है। तो आप सभी लोग जुड़े रहें लास्ट तक। और लास्ट में आज 3 महत्वपूर्ण किताबों के बारे में पुस्तक परिचय श्रृंखला में आपको बताने वाले हैं। तो सासत बेगम जी, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। सासत बेगम, संक्षिप्त परिचय दे करके अपना सवाल पूछें। Thank you, sir. Sir, I am from Ishan, entering 5th semester. Actually, मुझे मालूम है उसे एक 12 साल के लड़के को on his birth he is having a hole in his ears, both the ears. When he contacted the doctors, it was told after operation, if the hole still persists, there is no end for that. What will be the treatment for that, sir? Yes, both middle finger, if the both holes are involved, one more mode is both middle finger, 9th vertical, 4, 5 serrate, 3, 6 stone. 4, 5 serrate, 3, 6 stone. Because nourishment and plugging and the nourishment, that is the eardrum, it is to be nourished by the blood, and it should be, the healthy blood should be circulated, and 3, 6, and it is from outside नहीं होता, आपके स्वयं के जो है ब्लड में से, वहां रीजनल डायग्नोसिस के व्यू पॉइंट से लिया, ऑटो सारी चीज प्रोसेस ऑटोमेटिक है, और वो स्टेशन ट्यूब से लेके पूरा कवर करती है। आप इसमें धन्वंतरी में देखेंगे तो ईयर ड्रम को नरिश करने का सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी तो बहुत से हैं प्रोटोकॉल्स, इसको कोई भी चीज ऐसी नहीं है, क्योंकि वैरायटी ऑफ द प्रोटोकॉल्स में आप सर्वप्रथम इसको बोथ मिडिल फिंगर, 9th वर्टिकल, 4, 5 serrate, 3, 6 stone. नेक्स्ट। Thank you, sir. यस, और जब आप सवाल पूछें तो संक्षिप्त परिचय दें और ऑडियो वीडियो ओपन रखें। कैलाश आश्रय जी, वीडियो भी। कैलाश आश्रय जी। सर प्रणाम। सर हाँ प्रणाम। बोलिए। हाँ बोलिए। वो मेरी मिसेज है, 61 वर्ष की है, 61 इयर्स का है, तो उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया था। हाँ जी। तो वो ऑपरेशन करते समय लेंस कुछ हिल गया, तो उससे हाँ। नजर है ना सही नहीं है, सही नहीं दिखता है उससे, राइट आईज का। अच्छा 61 ईयर एज है। अच्छा, तो कोई उपचार सर? हाँ बता। राइट आई एफ, हाँ राइट आई है। अब देखिए, आप बता रहे हैं कि लेंस हिल गया, क्या डैमेज हुआ है? हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर ने बताया ये। नहीं, डॉक्टर ने बता जैसे दिया। ऑपरेशन करते समय वो ऐसा है, अगर डॉक्टर ये कह दें कि हिल गया है, अगर और कुछ हुआ है, वो तो ये कोई ना तो वो जानते हैं, ना बता पाएंगे, और ना आप समझ पाएंगे। तो हम इसको कवर करने की कोशिश, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, कई एंगल से कवर करते हैं। हाँ क्या जी, हाँ जी, नहीं जीरो हो हाँ जी, गया? हाँ जी। बिल्कुल जीरो हो गया? मतलब कोई 5, 7, 10% ही उसमें प्रॉपर दिखता है। तो हिला हुआ मतलब आपको कैसे मालूम कि भाई हिल गया है? अगर मान लीजिए किस तरीके डिटेच क्या हुआ है,
देखिए एक बात बता दें, हैंडबुक 1 के पेज, आप लोगों ने रीजनल डायग्नोसिस देखा होगा, उसमें आई के रीजनल डायग्नोसिस में हैंडबुक 1 के पेज नंबर 81 में कैसे 10 हिस्से बांटे गए हैं। 0 है आइरिस और प्यूपिल, स्क्लेरा कॉर्निया है 1, 2 है कोरॉइड जो कि वेस्कुलर सेकंड लेयर होती है, और थर्ड है सिलियरी बॉडी, चौथा है एक्वियस एंड विट्रियस फ्लूइड, पांचवा है लेंस और छठा है रेटिना। तो जो डिस्टरबेंस होता है जहां पर ऑपरेट होता है, और आपने सुना होगा कि लेंस लगाया जाता है, ठीक। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि राइट साइड में जो एक्वियस एंड विट्रियस फ्लूइड है, यानी लेंस से एक पहले और रेटिना बाद में, तो राइट रिंग फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर के ग्रुप मेरिडियन में 4, 5, 6 ग्रुप में केवल हम उसको जैसे कि लेंस स्टेबलाइज कर दें और ठीक से काम करे। ये एक्वियस और विट्रियस फ्लूइड के साथ लेंस और रेटिना को लेकर ग्रुप 3 मेरिडियन के ग्रुप को बनाकर 4, 5, 6, 8, 3, 6, 1, 0, 2, 9, दैट्स ऑल। हेलो, हाँ, नेक्स्ट सर जी। हेलो सर, नमस्ते। मैं मनीषा 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट बोल रही हूँ दिल्ली से। सर, एक आंटी है मेरी, उन्हें ना हील पेन बहुत ज्यादा होता है और उन्हें मैंने कुछ पॉइंट्स दिए थे। उन्हें क्या होता है? उन्हें क्या होता है? हील पेन एड़ी अच्छा, में बहुत ज्यादा दर्द होता है उन्हें। दोनों हिप में होता है? नहीं सर, लेफ्ट वाले में होता है उन्हें। तो देखिए लेफ्ट आपको में। हम बता, सुनिए, जी अगर ऐसे मामले आए कि एक एड़ी में होता है दूसरे में नहीं होता, जी इसे कहते हैं बॉडी का अलाइनमेंट गड़बड़ होना। और अगली बार जो है आलोक जी से हम कहेंगे कि पूरा इसमें बुद्ध की क्लास में अलाइनमेंट सिखा दें। आपको आता है अलाइनमेंट? नहीं सर। हमने रिक्वेस्ट की है अपने प्रोफाइल से कि प्रत्येक सेमेस्टर में प्लेक्सस, यानी जिसे नेवल कहते हैं, नेवल सेंटर को अपने सही स्थान पे रखना, क्योंकि अगर हमारे बॉडी का जो कंट्रोलर है, केंद्र है, इसी तरह अलाइनमेंट अगर हमारा ठीक हो जाएगा तो एड़ी आदि में हमने ये देखा है कि एक्लेस टेंडन जो होता है एड़ी के पीछे, जो घुटने के पीछे बहुत बड़ा जो है टेंडन होता है, मसल्स से सारी उसके जुड़ी हुई होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम, आप चूंकि सीधी ये है एनसीएस टो 1 and 2, एनसीएच 1 and 2 टो में नोट कर रहे हैं ना? समझ गया हूँ कहाँ पे? जी हाँ जी हाँ जी। उसमें 2, 4, 5, 6, 8, 3, 7 टोन, 2, 4, 5 8, 3, 7 टोन। जी सर। अगर मेजरमेंट करके होता तो बेहतर होता कि हम लोग लेफ्ट राइट का प्रोटोकॉल दूसरा देते, लेकिन ये अब आपको मालूम नहीं है कि कौन सा है, तो ये मेरे ख्याल से एक हफ्ते में, अगले हफ्ते आप बताएंगी बुद्ध में कि क्या पोजीशन नहीं, और तब तक हम ये कोशिश करेंगे कि जिस प्रत्येक सेमेस्टर में प्रैक्टिकल के रूप में अलाइनमेंट और नाभि के बारे में बहुत अच्छी तरीके से चित्र के माध्यम से हमारे प्रोफाइल समझाता है। हेल्प एंड हेल्थ में आपने देखा होगा कि प्रायः इसको हम लोग कवर करते हैं। सर वो तो मुझे चेक करनी आती है नेवल तो आपको नेवल नहीं, अलाइनमेंट, पैर को स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा करके दोनों पैर को लेटा करके जो चेक करते हैं। नहीं, अब लेटाने की जरूरत नहीं, खड़े होके ही पूरा हाथ को। ठीक, उसको हम लोग जी क्लास का पार्ट होगा। जी सर, मुझे अपने लिए भी पूछना था। हाँ बोलिए। मुझे ना गैस बहुत ज्यादा बनती है खाना खाने के बाद, तो सुबह फ्रेश होने के बाद भी गैस बहुत ज्यादा बनती है और स्मेली भी होती है अगर पास होती है तो, और पेट भी बहुत फूल जाता है। हाँ, अब देखिए आपकी क्या एज है? सर मेरी एज 40 है। कितने साल से गैस बन रही है? सर मुझे ना 4-5 साल से ज्यादा परेशानी है।
अच्छा, बर्पिंग डकारे आती हैं कि नीचे से पास होती है? डकारे नहीं होती, नीचे से ही पास होती है, डकारे नहीं आती। तो नीचे से पास होना तो ठीक है, लेकिन डकार आना ठीक नहीं है। सर अब पर आप बहुत ज्यादा खाने के बाद बनती है और फिर जैसे फ्रेश होकर आती हूँ जब भी अच्छी लगता है, बहुत ऐसा लगता है मोशन के लिए जाना है, पर जाती हूँ तो होता भी नहीं है। ऐसा है, 2-3 बातें हम आपको बताना चाह रहे हैं। जी गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन, ये सारी बीमारियों का की मदर है, जननी है, और इसे इतना आसान लोग लेके जो है मान लेते हैं, वो उचित नहीं। आपको पीरियड्स नॉर्मल होते हैं? नहीं होते बिल्कुल, मतलब 3-4 साल से बहुत गड़बड़ है। हाँ, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। महिलाओं में यूट्रस होती है, गोनेट्स जेनिटल में, और मेल में प्रोस्टेट होता है। जी इस यूट्रस और प्रोस्टेट जितने भी यूरोजेनिटल ऑर्गन्स हैं, चाइनीज सिस्टम कहता है कि या तो ये पेरिकार्डियम या किडनी के डोमेन में आता है, ठीक। जी और दूसरी बात क्या है कि एनाटॉमिकली और आयुर्वेद और फिजियोलॉजिकली सारे उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे शरीर को 2 हिस्से में बांटा है, और बीच की जो सेंट्रल लाइन है, सामने की एंटीरियर, उसे सीवी मेरिडियन के नाम से जानते हैं, और बैक में डीयू मेरिडियन, ये तो आप जानते होंगे, जैसे जीवी गवर्निंग वेसल कहते हैं। जी जी अब दोनों एनर्जी का एक क्या है, मतलब डिवाइडर बनाते हैं। बस नीचे एनएस से वहां पे एक तरीके से ब्रेक माना जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी पूरा का पूरा साइकिल और सर्किल बनाता है। ये बताने का पर्पज ये है कि आपने जैसा अगर सुना होगा, जिसको वैज्ञानिक नहीं मानते थे, लेकिन अब एक्यूपंक्चर को हमारे मुझे शासन में मंत्री जी ने स्वयं बताया है कि पहले स्टेज में एक्यूपंक्चर को मान्यता बिल पास हो रहा है, और अब एक्यूप्रेशर के लिए भी उन्होंने डिमांड की है, और प्रयास हमारे तरफ से पूरा शुरू भेज दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन लगभग 200 पेजेस का। और वो मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि वहां पर जो है, क्योंकि हम लोगों ने जब मेरिडियन सिस्टम हार्ट का बताया था, तो आपको याद होगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा हमारे शरीर के चारों तरफ एनर्जी का है, जो कॉस्मोस से आता है, और उसकी रिसेप्टिविटी थ्रू मेरिडियंस होती है। ऑल ऑफ यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग ऑल दीज पॉइंट्स, या मैं कि भूल गए आप लोग कि मेरिडियन जो है, ना तो वो फिजिकल है, और मेटाफिजिकल को लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते, वैज्ञानिक लोग। तो मेरिडियन जो है, उसके माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा जो है, वो एनर्जी के रूप में शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और सीवी मेरिडियन और डीयू मेरिडियन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और एक कंसेप्शन के लिए, दूसरा यानी एक एक्सिक्यूशन के लिए, और एक कंट्रोल डिवाइस है। तो सारे अलार्म पॉइंट सीवी मेरिडियन पे हैं, और बैकशू पॉइंट है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि वहां पर स्ट्रेसेस है, तो फिजिकली जो है ऑल विल नॉट बी वेल। अगर आपके वहां पर पीरियड्स ठीक नहीं होते, तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द यूट्राइन एरिया, एंड उसकी कनेक्टिविटी पूरा ऊपर से नीचे तक जहां जहां जाएगी उसको प्रभावित करेगा। और सीवी मेरिडियन पे पेरिकार्डियम का CV15, CV14, 12 सारे ऐसे हैं, CV3, CV6, CV8, जो सारे के सारे ऊर्जा के सागर हैं। ऐसी दशा में आपका गैस, यानी एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके यूट्राइन डिस्फंक्शन के कारण गैस हो, या गैस के कारण वहां पर कुछ फाइब्रॉइड, सिस्ट, या बल्कि, या बहुत सी चीजें हो सकती है। और धीरे डिजेनरेटिव चेंजेज होते हैं। तो आपको अपनी नॉर्मल पैरामीटर्स जानना चाहिए, आपको अपने घर में बच्चियों का जानना चाहिए, आपको अपने बच्चों का और अपने बारे में जानना चाहिए। हम दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बट वी डू नॉट नो अबाउट अस। तो गैस का इलाज करने पे, दवा खाने पे, पुदीना हरा खाने पे, पीने पे
या खाना ना पचे, एक कारण ये है। दूसरा क्या है, आप जानते हैं कि लीवर और गॉल ब्लैडर का रोल क्या है ब्लड के, यानी पूरे बॉडी के एनाटॉमिकली सारे, मैं बार बार दोहराऊंगा कि 1000 फंक्शंस हैं और 500 बायोकेमिकल्स का प्रोपोर्शन। तो मेंसेस का होना लिवर गॉल ब्लैडर से संबंधित, और ये सीवी मेरिडियन और इसलिए गैस के लिए ये बातें मैंने इसलिए बताई हैं, ये बहुत से कोई भी नहीं जानते कि लोग अगर सीवी मेरिडियन अफेक्टेड है तो उसके बगल में जो है किडनी की मेरिडियन जाती है, उसके बगल में स्टमक की, स्टमक का मेरिडियन आपके दोनों चेस्ट रीजन में ब्रेस्ट के पास पर जाती है, और निपल पे CV17 है, सॉरी ST17। कहने का मतलब कि जिनको यूट्राइन डिस्फंक्शन है तो उनको ब्रेस्ट में भी प्रॉब्लम होती है, जिनको ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है यूट्राइन भी अफेक्टेड है। और उस ट्रायंगल के बीच में हार्ट भी मौजूद है, 2 निपल के बीच में, 2 ब्रेस्ट के बीच में, और पेरिकार्डियम का भी वो है, और नीचे स्टमक, और उस ट्रायंगल में कौन से ऑर्गन नहीं आते। और इफ इट गोज अपवर्ड टचिंग द थ्रोट एंड ट्रेवर्सिंग थ्रू द थ्रोट, और उसके बाद DU मेरिडियन आके वो भी टंग के अंदर जाती है। इसके बताने का पर्पज ये है कि साधारण बात मत समझिए कि गैस्ट्रिक है। गर्ड एक से एक चीजें उसमें होती हैं, और खाना मुश्किल, पचाना मुश्किल, हजम नहीं हुआ, खाना खाते रहे, हजम नहीं हुआ, गैस बनी, बीमारी ही बीमारी। अभी तो इस उम्र में है, अब तो 20s से शुरू हो गया, और जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, कन्वर्जन, ब्रेकडाउन, ये सारा वात पित्त का एवरीथिंग इज दैट डिपेंड्स अपॉन, हमने अभी बताया ना कि किस प्रकार से गैस मनुष्य को कहां कहां अफेक्ट कर सकती है, कितना परेशान कर सकती है। इसलिए इसका ऊपर से बर्पिंग होना ये उचित नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग। तो बहुत से प्रोटोकॉल हैं, पूरी की पूरी किताब 85 प्रोटोकॉल हैं, और रोज नए बनना है। और तो इसका एक हम सारी चीज को कवर करते हुए आपको बताना चाहेंगे। राइट थंब में 0102 RLVM 145 सीडेट 368 टोन, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे तक, गले से लेके, सिर से लेके, आंखों से लेके, नाक से लेके, गले से लेके, हृदय से लेके नीचे आपकी यूट्रस और पूरे ट्रायंगल को कवर करते हुए 0102 RLVM। इसका मतलब यह है कि मल्टी लोड ट्रीटमेंट है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी। हार्ट और लंग्स को भी टच करता है। गर्दन में दिक्कत है क्योंकि सिर में भी खालीपन लगता है, और गैस जब बन के ऊपर जाती है कंट्रावेक्शन होता है, नीचे से जाना चाहिए, मार्ग उसका नीचे जाने का है। और सभी को मालूम है, हमारे रिसर्च टीम पूरा इस पे पूरा स्टडी, भयानक स्टडी कर रही है। भयानक का मतलब ये है कि जिसने कल्पना नहीं की, जो आपको मैगजीन और उसके माध्यम से और कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीजें। तो बाद में क्या है, हिप रीजन में यूट्रस के ठीक पीछे का जो हार्मोनल डिसफंक्शन है, प्रोजेक्शंस हैं, वो आगे प्रोजेक्शंस हैं, वो ब्रेस्ट रीजन के कहलाते हैं। उन प्रोजेक्शन का भी नंबरिंग है पीछे हिप रीजन। जिनके यूट्राइन डिसफंक्शन है, पीरियड्स का है, उनको गले में एक सबसे महान भाव है कंट्रोलर, थायराइड भी अफेक्टेड होता है, तो थायराइड भी ठीक होगा, यूट्राइन डिसफंक्शन भी ठीक होगा, ब्रेस्ट भी ठीक होंगी, और गैस्ट्रिक भी। तो इसलिए, और हार्ट आदि, BP और गले में दर्द, गर्दन में धीरे धीरे बाल का टूटना, बाल का सफेद होना, मल्टी लोड ट्रीटमेंट है। और राइट थंब 0102 RLVM में 145 सीडेट 368 टोन, लेफ्ट पाम में चक्र 23 सीडेट 14 टोन, ये गैस, एसिडिटी, और बोथ फिंगर नंबर 3, 4, 5 थर्ड स्पाइरल 23 सीडेट 14 टोन। सर मैं लिख नहीं पाई, बहुत जल्दी बोल दिया। राइट थंब ऑल 0102 RLVM, यस सर,
145 sedate, 368 tone, 0.9. Yes sir, 145 sedate, 36 tone. 368 टोन। बेहतर होगा हेल्प एंड हेल्प में आप आ जाइए अपना जो देके, क्योंकि आपको लिख के भी मिल जाएगा और आप लगा दें, क्योंकि ये कंसेप्ट जान लीजिए यहाँ पर, ये मैंने बताया। अब इसको लिखा पढ़ी में एक ज्यादा से ज्यादा और हो पाएगा है। Yes sir. आप कांटेक्ट कीजिए अभय त्रिपाठी जी को, टाइम लेके किसी भी दिन अपनी सारी समस्याओं को तो लिखना भी सीखेंगे, पॉइंट लगाना भी और समझना भी सीखेंगे। जी थैंक यू सर। आपके और आपके परिवार सभी के लिए ये दैट इज ओपन। एंड नेक्स्ट मिस्टर आर के। सर नमस्कार, मेरा नाम राजेश सैनी है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। 45 साल जी है सर। नमस्कार। पोस्ट कोविड के बाद सर ये हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। कोविड के ड्यूरेशन में भी लोअर साइड का हायर साइड में रहता था, 95 के आसपास जाता था। एंड उसके बाद डॉक्टर ने अभी वो दे रखी है क्या दवाई मेडिसिन, मैं 1 महीना यूज किया, मैंने उसको बंद कर दिया। अभी मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है डॉक्टर, ये यहाँ पर बार बार पल्स आता है हार्ट पे ना, हार्ट पे इस रीजन में पल्स आता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। बात प्रवृत्ति का मेरा शरीर है, साथ में ये राइट फिंगर्स में यहाँ अपना लाजिनता वाले पॉइंट पे पेन रहता है। रात के टाइम में वो लगा लेता हूँ, मेथी पट्टी लगा लेता हूँ। गैस्ट्रिक लेवल भी काफी रहता है। ये पूरा एरिया ठंडा ठंडा महसूस होता है डॉक्टर साहब। कहाँ लेफ्ट साइड में? हाँ ये इस साइड पर, लेफ्ट साइड पे, सही कह रहे हैं आप। हाँ कहाँ पर हाथ लगाइए? ये इस साइड ठीक, जिसमें पल्स आती है। अच्छा, और क्या तकलीफ है? घूमने के बाद सिर भारी हो जाता है, घूमता हूँ मैं आधा 1 घंटा घूमने के बाद घूमता, मास्क लगा कर रखता हूँ तो बहुत सिर भारी हो जाता है। अच्छा, आपका एज क्या है जनाब? मेरे 45 ईयर्स। 45। क्या काम करते हैं? मैं एयर इंडिया में इंजीनियर हूँ। जी, एयर इंडिया में इंस्ट्रक्टर हूँ। अच्छा, ठीक। तो आपको कमर में दर्द, कोविड से पहले क्या क्या तकलीफें थी? क्या कमर में दर्द होता था? कमर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। और गर्दन में? तो आपको जो मेन जो है ये आ रहा है, ये पीछे से आ रहा है और जोन बटे हुए हैं, ये न्यूरो प्रॉब्लम ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि उसके टिश्यू को और आपके जो कोविड के समय में आपको दिक्कत ना। पल्स कितनी रहती है? पल्स कोविड के टाइम पे 120 के आसपास, 100-120 हो गई थी। उसके बाद वो अब ठीक आ रही है, 70-80 के आसपास आ रही है पल्स। और क्या क्या उसका, आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, कोई शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी रिसेंट बीपी लोअर साइड वाला कोविड के टाइम 95 गया था, 95। अब वो ठीक आ रहा है। 1 महीना वो मेडिसिन खाई तो। क्या मेडिसिन खा रहे हैं? एक तो थिनर दिया था, ब्लड को थिन करने के लिए दिया था। एक और थी छोटी सी गोली, याद नाम याद। इकोस्प्रिन दी थी। इकोस्प्रिन थी एक 2.5 mg की कोई गोली दी थी। ठीक। इकोस्प्रिन कब तक खाना है? वो तो डॉक्टर साहब वो तो कह रहे हैं कंटिन्यू खाते रहो। मैंने ये 2 महीने खाया, उसके बाद बंद कर दिया। अच्छा, तो अब हम आपको इकोस्प्रिन के पॉइंट दे रहे हैं। पहले तो आप अपनी इसका इलाज करिए। किसका? गैस बनती है? गैस, हाँ गैस बनती है। गैस नीचे से पास होती है, हिचकी नहीं आती। गैस्ट्रिक। अच्छा, ठीक। लिखिए NCH 6 और 7, 245 sedate 372। NCH 67 245 sedate 372। ये हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है? देखिए, आपको इसका जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि नर्व जो है, अभी हमने आपको बताया कि सीवी मेरिडियन पूरे ऊपर से नीचे तक जाती है, तो ये होलिस्टिक है। क्योंकि ऐसा है कि जो हार्ट को धड़कने के लिए
पावर सप्लाई चाहिए, हाँ कि नहीं चाहिए? बिल्कुल 100% चाहिए। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मशीन है ना, चाहिए, आप तो इंजीनियर हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका सिद्धांत तो, और वो भगवान ने ऐसी योजना बनाई है कि पीछे से स्पाइन के जो पेरिफेरल नर्व हैं वहां से कनेक्टेड, और आपको कमर में दर्द पहले से रहता था, तो ऊपर से नीचे तक स्पाइन एक है, गर्दन भी, पैर भी, सारी चीजें। तो गर्दन हम में भी लोग कभी, गर्दन में जी, कभी अकड़ाहट आ जाती थी, कभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है लिखिए NCH 67245372, both small finger was joint and ring finger cup joint 2453837 0 to 9। अभी जो हमने मनीषा जी को दिया राइट थंब में 0102, पोस्ट कोविड हो या कोई भी हो, तो ऊपर से नीचे तक हार्ट और सारी चीजें कवर करके बस इतना ट्रीटमेंट दे दी। जो अभी 2 प्रोटोकॉल बताए ट्राइपोडिक है, NCS 67 और बोथ SF वाज जॉइंट एंड रिंग फिंगर कप जॉइंट। आप देखेंगे कि इसको आपको जो है, और फिर अगली बार हम आपको एंटी कोगुलेशन पॉइंट भी नोट करना चाहें कर लीजिए। राइट रिंग फिंगर 9th स्पाइरल 3/4 टोन 5/6 और लेफ्ट रिंग फिंगर 0 स्पाइरल में सेम ट्रीटमेंट। राइट रिंग फिंगर 9th स्पाइरल में 3/4 टोन 5/6, लेफ्ट रिंग फिंगर 0 में सेम ट्रीटमेंट। Next, धन्यवाद सर। next and last. Mr. MN Sadasivaiya, please ask your question. नमस्ते सर। नमस्कार। सर Yes, हेलो please. सर। Yes, please ask your question. नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा नाम सदाशिव है और मैं ईशान सर में पढ़ रहा हूँ। जी सर। मेरा ग्रैंड डॉटर शी इज एज्ड 3.5 years. Her voice is not clear and stammering too much. The wordings are not clear. नोट करिए। Yes sir. लेफ्ट रिंग फिंगर 6 स्पाइरल, लेफ्ट रिंग फिंगर 6 स्पाइरल 1 to sedate 5/6 tone। Sir, in magnet and we cannot put this, that she will be You removed. can apply the color. You can apply the color. Color, sir. On one, point number 1, you apply this blue, Blue and on color. 2, light blue. And on 5, yellow, and 6, orange color. That's fine. Thank you. नमस्कार सबको। नमस्ते सर। बहुत धन्यवाद। रचिता जोशी जी। सर एक क्वेश्चन बस। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे एक पेशेंट है, उनको आईज में यहाँ पर ऊपर व्हाइट कलर का स्पॉट है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं सर? आँख, कौन सी आँख है वो? आप एक्चुअली राइट आई है सर। आप यू आर नॉट विजिबल। अच्छा, राइट आई है सर, राइट आई के ऊपर आँख के ऊपर। अब दिखता है सर? नहीं। नाउ आई एम विजिबल। ना, इनका वीडियो सर ओपन है। हाँ, यस। गुड इवनिंग सर। हाँ।
तो हाँ, उनका बोलिए। राइट आई में यहाँ पर ऊपर की तरफ ही यहाँ पे अच्छा अच्छा, और व्हाइट कलर का स्पॉट है। वो कुछ ऐसा तो नहीं जैसे कि वार्ड टाइप का हो, ऊपर थोड़ा सा कवरिंग पे कुछ एक जैसे फिक्सचर टाइप का हो? हाँ, मैंने टच करके देखा था, ऐसा तो नहीं लग रहा है। वो जगह तो स्मूथ है सर, लेकिन वो स्किन वाइट हो रही है। और कहीं भी हो रहा है या बस केवल वहीं है? सिर्फ आई में है। और ये अब करीब 1 साल से ही है, उनको 1-1.5 साल से हो रहा है। ये आईलिड पे होगा, आईलिड पे? हाँ जी, आईलिड पे नहीं सर, ये हाँ ये ऊपर जिसे हम कह सकते हैं, आंख बंद करने के बाद हाँ यहाँ पे। हाँ जी, हाँ, ठीक है, आईलिड पे। ओके। राइट इंडेक्स फिंगर 9th स्पाइरल। जी सर। 5-6 रेट, बस दिस शुड बी ओके। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। अनिल जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की क्लास के लिए। और आज इस पुस्तक परिचय श्रृंखला में आप सभी के लिए ये चरक एक्यूप्रेशर, चरक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भाग 1 और भाग 2, इस तरह से 3 किताबों की सीरीज है। और भाग 3 इसकी कंबाइंड बुक सबसे पहले प्रकाशित हुई थी सन 2004 में, बहुत बड़ी थी। फिर इसको स्प्लिट करके यह 3 वॉल्यूम में इस किताब को किया गया है। और यस, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जैसा आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में भारतवर्ष और वो भी प्रयागराज संस्थान की देन है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। और जो भी फंडामेंटल है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर संबंधित इस चरक 1 में और 2 और 3 में इसका ट्रीटमेंट पार्ट दिया हुआ है, जिसमें नर्वस सिस्टम से लेकर के ब्रेन तक का। तो यह तीनों किताबें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर समझने के लिए, इसकी सोल, इसकी स्पिरिट समझने के लिए आप तीनों किताबें रेफर कर सकते हैं। सेमेस्टर कोर्सेज में तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो लोग नई एडमिशन लिए हैं वो इसको अवश्य पढ़ें। और प्रारंभ में आज कॉन्फ्रेंस संबंधित सूचना आपको दी गई थी, तब काफी लोग नहीं जुड़े थे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि अभी आपको कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड सूचना फिर से प्रसारित कर दी जा रही है। इसका एडमिशन प्रारंभ हो गया है और 18 से 22 नवंबर 5 दिन कॉन्फ्रेंस होगी। अभी ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन में जिसकी फीस 2,500 रुपए ऑफलाइन की है, अलग से सेपरेटली जब वहां पहुंचेंगे तब जमा करेंगे। और ऑनलाइन की फी रेगुलर 2,000 रुपए है और सीनियर सिटीजन और करस्पॉन्डेंस और कैंपस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 500 रुपए की छूट है, यानी 1,500 रुपए। तो इसका एडमिशन प्रारंभ हो गया है, आप कर सकते हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग जो लोग किसी वजह से नहीं जुड़ पाते, इस बुधवार के क्लास की रिकॉर्डिंग आपको कल प्रोवाइड कर दी जाती है। और इसकी लिंक फिक्स है, आप सभी कहीं सेव कर लें, कभी आपको नहीं मिल पाती है तो इसी लिंक से निश्चित समय शाम को 5:30 से 7 बजे में अवश्य जुड़ जाया करें। तो आज इस क्लास के लिए आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एपेक्स कमेटी के सम्माननीय सदस्य और संस्थापक श्री सराफ साहब और MK मिड्डा साहब और समस्त गणमान्य लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और सबको शुभकामनाएं। अब ये लिंक बंद की जा रही है।